नमस्कार। आज हम बात करेंगे बिहार की एक ऐसी जमीन की जहां की राजनीतिक मिट्टी बरसों से एक ही सांचे में ढली हुई है, कुम्हरार। ये विश्लेषण blueprintstrategies.ai की नारद खुफिया रिपोर्ट पर आधारित है। कोई शोर शराबा नहीं, कोई राजनीतिक पक्षपात नहीं, सिर्फ और सिर्फ ठोस डेटा, जमीनी हकीकत और चुनावी अर्थशास्त्र की एक परिपक्व गंभीर चर्चा। तो आइए कुम्हरार के इस चक्रव्यूह को जरा गहराई से समझते हैं। कुम्हरार को महज एक विधानसभा सीट समझना बहुत बड़ी भूल होगी। ये पटना का एक ऐसा अर्बन पोर्ट्रेस यानी शहरी किला है जहां जिंदगी एक अजीब से ढांचागत ठहराव में फंसी हुई है। विकास की रफ्तार और रोजमर्रा की जद्दोजहद दोनों अपनी जगह पर जमे हुए हैं, और यहीं पर लोकतंत्र की सबसे बुनियादी शर्त को याद करना जरूरी हो जाता है। एक सच्चा प्रतिनिधित्व तभी संभव है जब हम संवैधानिक मूल्यों को जमीन पर उतारें। हर नागरिक की गरिमा और पूरी जिम्मेदारी व सटीक जानकारी के साथ अपनी बात सार्वजनिक पटल पर रखने का अधिकार सुनिश्चित हो। बिना इसके कोई भी चुनाव सिर्फ एक मशीनी प्रक्रिया है, लोकतंत्र नहीं। अब जरा इस आंकड़े को देखिए, 40.22%। 2025 में कुम्हरार का यही वोटिंग प्रतिशत था। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस पूरी व्यवस्था का सबसे कड़वा सच है। जब 60% मतदाता अपने घरों से बाहर ही ना निकलें, तो ये गणितीय हकीकत सत्ताधारी दल के इर्द गिर्द एक अभेद्य सुरक्षा कवच बना देती है। ये कम मतदान चुनाव के नतीजों को पहले से ही तय कर देता है। जिस पार्टी की मशीनरी अपने कार्डर को बूथ तक ले आती है, उसकी जीत तय है। बाकी सब सिर्फ औपचारिकता रह जाती है। 2025 के चुनावी गणित को चीलकर देखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। सत्ताधारी एनडीए के पास 57.91% का विशाल बहुमत है, लेकिन यहां असली कहानी जनसुराज पार्टी के 8.66% वोट शेयर में छिपी है। ध्यान दे, इस पार्टी ने एनडीए के मुख्य वोट बैंक में कोई सेंध नहीं लगाई। इसके बजाय इसने एक स्पॉइलर का काम किया। उस व्यवस्था विरोधी और पढ़े लिखे वर्ग के वोट को गणितीय रूप से तोड़ दिया, जो शायद मुख्य विपक्षी दल की तरफ जा सकता था। यानी जो थोड़ा बहुत प्रतिरोध था, वो भी आपस में ही बंटकर रह गया। कुम्हरार का डेमोग्राफिक मैट्रिक्स यानी यहाँ का जनसांख्यिकीय ढांचा बेहद कठोर है। यहाँ कायस्थ और वैश्य समुदाय का वोट हमेशा से एकमुश्त और पूरी तरह से वफादार रहा है। ये एक ऐसी दीवार है जिसे भेदना लगभग नामुमकिन रहा है। लेकिन सवाल यह है कि विपक्ष कहाँ नाकाम रहा। विपक्ष की सबसे बड़ी विफलता ये रही कि वो 63.14% पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग की आबादी को लामबंद ही नहीं कर पाए। उनके पास संख्याबल मौजूद था, लेकिन उस भीड़ को एक संगठित वोट बैंक में बदलने की जो राजनीतिक रणनीति चाहिए थी, वो पूरी तरह से गायब थी। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह थी उम्मीदवारों का चयन। इसे एक क्लिनिकल ऑटोप्सी की तरह समझिए। क्लीन इमेज यानी साफ सुथरी छवि के पैमाने पर विपक्षी उम्मीदवार को 5 में से सिर्फ 1 अंक मिलता है। जरा सोचिए, एक तरफ सत्ताधारी पार्टी की एक स्थापित बेदाग संस्थागत मशीनरी है, और दूसरी तरफ विपक्ष एक ऐसा चेहरा उतारता है जिस पर आईपीसी की धारा 307 जैसे गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हों। ये कोई छोटी भूल नहीं थी। इस हिंसक और आपराधिक पृष्ठभूमि ने उस शहरी मध्यम वर्ग को पूरी तरह से डराकर दूर कर दिया, जो स्वभाव से ही किसी भी तरह के जोखिम से बचना चाहता है। अगर हम इस सीट की पैटर्न मेमोरी खंगालें, यानी पिछले 3 चुनावों के ऐतिहासिक व्यवहार को देखें, तो एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। 2015 से लेकर 2025 तक एनडीए का वोट शेयर 54 से 57% के बीच बिल्कुल स्थिर रहा है। इसे चुनावी अर्थशास्त्र में इनइलास्टिसिटी कहते हैं। सत्ता विरोधी लहर का इस सीट पर कोई असर नहीं होता। उम्मीदवार बदल दिए जाएं, चेहरे बदल जाएं, लेकिन इस शहरी सीट का मूल वोटिंग पैटर्न टस से मस नहीं होता। ये पूरी तरह से एक जमे हुए तालाब की तरह है। लेकिन इसी जमे हुए तालाब के नीचे एक बहुत गहरा मानवीय दर्द छिपा है। इसे हम जन समस्याओं का विरोधाभास या सिविक ग्रीवांस पैराडॉक्स कहते हैं। एक तरफ कुर्जी और बादशाही नालों में हर साल आने वाली वो भयानक बाढ़ है जो घरों को डुबा देती है। दूसरी तरफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का वो डराने वाला डेटा है जो बताता है कि यहाँ 65% से ज्यादा माताओं में खून की भारी कमी है। भयंकर एनीमिया है। हमारे पढ़े लिखे नौजवान बिना काम के सड़कों पर हैं। ये एक भारी ढांचागत और स्वास्थ्य संकट है। लेकिन सबसे बड़ा विरोधाभास क्या है? ये सारी तकलीफ, ये सारा दर्द मतदान के दिन किसी राजनीतिक गुस्से या वोट की चोट में तब्दील ही नहीं होता। लोगों की रोजमर्रा की दुर्दशा और उनके वोट देने के फैसले का आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं बचा है। तो इस चक्रव्यूह को तोड़ा कैसे जाए?
रिपोर्ट यहां एक प्रिस्क्रिप्टिव ब्लूप्रिंट पेश करती है जिसे चतुर्मुख सिद्धांत नाम दिया गया है। ये रैलियों, पोस्टरों या खोखले भाषणों की बात नहीं करता। ये एक मिलिट्री ग्रेड हाइपरलोकल गुरिल्ला डिसरप्शन है, यानी पुराने सुस्त प्रचार के तरीकों को पूरी तरह से किनारे कीजिए और एक आक्रामक, सटीक और बिल्कुल नई जमीनी रणनीति अपनाइए। आइए इस ब्लूप्रिंट के अहम हिस्सों को समझते हैं। इस रणनीति का पहला और सबसे धारदार हथियार है 60% एक्टिवेशन प्रोटोकॉल। शुरुआत में हमने उन 60% लोगों की बात की थी जो वोट देने ही नहीं गए। विपक्ष के लिए असली खदान उन पुरानी और सड़ी गली वोटर लिस्टों में नहीं है, बल्कि उस 59.78% निष्क्रिय आबादी में है। इस ब्लूप्रिंट का लक्ष्य स्पष्ट है। उन अस्थायी प्रवासी मजदूरों और निराश युवाओं का नक्शा बनाइए जो वोटिंग वाले दिन सोए रहे। वार्ड नंबर 14 और 16 से लेकर 22 तक एक बेहद अचूक मतदाता पंजीकरण अभियान चलाइए। अपनी जमीन और अपना कृत्रिम वोट बैंक खुद तैयार कीजिए। इसके बाद बारी आती है समानांतर शासन की, जिसे शैडो म्युनिसिपल काउंसिल कहा गया है। टीवी पर होने वाली राष्ट्रीय स्तर की बहसों से कुम्हरार के नालों की सफाई नहीं होने वाली। इसलिए ये रणनीति कहती है कि स्थानीय स्तर पर वार्ड दर वार्ड एक समानांतर नगर परिषद खड़ी की जाए। पटना नगर निगम की विफलताओं को पूरी तरह से डॉक्यूमेंट किया जाए। मोहल्ले के स्तर पर सटीक, बिना शोर शराबे वाले विरोध प्रदर्शन हों और जनता से ही क्राउड सोर्सिंग के जरिए फंड जुटाकर समस्याओं को खुद सुलझाने की कोशिश की जाए। जब तक आप जमीन पर काम करके नहीं दिखाएंगे, कोई आप पर भरोसा क्यों करेगा? और इस जमीनी काम को लागू करने के लिए खास जनसांख्यिकीय समूहों या डेमोग्राफिक पॉड्स पर सीधा निशाना साधना होगा। महिलाओं के बीच पैठ बनाने के लिए घर घर जाकर एनीमिया टेस्टिंग वाले हेल्थ कैंप्स लगाइए। उन निराश छात्रों के लिए रोजगार मेले और करियर सेमिनार आयोजित कीजिए। ये सीधा संवाद है जो सीधे उनकी जिंदगियों को छूता है। लेकिन यहां एक बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, जब आप इन युवाओं या महिलाओं का कल्याणकारी डेटा इकट्ठा करें तो भारत के डीपीडीपी यानी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क का पूरी तरह से समान होना चाहिए। हर नागरिक की निष्ठा और उनकी सहमति के कड़े नियमों का 100% पालन होना ही चाहिए। कल्याण के नाम पर निजता से कोई समझौता नहीं। इन तमाम रणनीतियों के बीच एक शांत लेकिन बहुत ही गंभीर चेतावनी को समझना होगा। 47,524 वोटों का ये जो विशाल फासला है, ये हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से या अगले चुनाव के आने का इंतजार करने से नहीं मिटेगा। अगर राजनीतिक तौर पर यह सुस्ती ऐसे ही जारी रही तो सत्ता और भी मजबूत होती जाएगी। पारंपरिक राजनीति के दिन लद चुके हैं। इस खाई को पाटने के लिए शासन की पूरी कहानी को जमीन से दोबारा लिखना होगा। एक असिमेट्रिकल डिसरप्शन या असम्मितीय व्यवधान पैदा करना ही इकलौता रास्ता है। अंत में, क्या इस तरह की गहरी डेटा संचालित बुद्धि सचमुच दशकों के जमे हुए जनसांख्यिकीय भाग्यों को पलट सकती है? क्या जमीनी स्तर पर किया गया एक ठोस विघटन इस ठहराव को तोड़ सकता है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें खोजना ही होगा। For those wanting to become people-centric leaders and uplift this constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080420416002. Purpose beyond politics.